उन्होंने मंजुला की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मंजुला ने भी कभी उन्हें शिकायत का मौका नहीं दिया था। लेकिन जैसे ही मंजुला ने पढ़ाई पूरी की, उसके माता पिता की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई और मंजुला बिल्कुल ही अकेली पड़ गई। पिताजी, माँ, अब क्यों मुझे अकेला छोड़ गए? मुझे नहीं जीना। मंजुला के अनाथ होने की बात सुन के उसकी दादी उसे सहारा देने आती है। बेटा मंजू, जो हो गया सो हो गया। शायद भगवान की यही मर्जी थी। तुम्हें अब अपने आप को संभालना होगा। जी दादी जी। क्योंकि मंजुला अब बड़ी हो चुकी थी और दादी की उम्र बहुत ज्यादा थी, उनके मन में मंजुला की शादी का ख्याल आया। इतनी सुंदर लड़की बिल्कुल बेसहारा हो गई है। इसकी शादी कर लूं तो मैं चैन से आखिरी सांस ले पाऊंगी। अगले ही महीने दादी ने मंजुला की शादी किसी पहचान वाले परिवार में कर दी। मंजुला का पति आकाश अपनी माँ के साथ रहता था। आकाश भले ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन स्वभाव से बड़ा प्यारा और संस्कारी था। उसे कोई भी बुरी आदत नहीं थी। उदर निर्वाह के लिए आकाश रिक्शा चलाता था। मंजुला, अगर तुम आगे पढ़ना चाहती हो तो पढ़ सकती हो। नहीं, माँ जी की तबीयत ठीक नहीं रहती। मैं घर की जिम्मेदारी संभालूंगी। इस प्रकार मंजुला और आकाश अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गए। खाना बनाना, बूढ़ी सास की सेवा करना और घर के काम काज करना, इसी में मंजुला का पूरा दिन निकल जाता। ऐसे ही एक दिन बाजार जाते समय मंजुला को एक लड़की साइकिल चलाती हुई दिखाई दी। वाह, ये लड़की कितनी बढ़िया साइकिल चला रही है। काश मैं भी चला पाती। मंजुला को बचपन से ही रिक्शा या कार चलाने की बड़ी इच्छा थी। एक दिन अचानक उसने आकाश से कहा, क्या आप मुझे रिक्शा चलाना सिखाओगे? मंजुला का सवाल सुन के आकाश चकित हो गया। क्या तुम्हें सचमुच रिक्शा चलानी है? जी, दरअसल मेरी माँ और पिताजी मेरी इतनी फिक्र करते थे कि उन्होंने मुझे बचपन में साइकिल भी नहीं चलाने दी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा सपना साकार करूंगा। मैं तुम्हें कल से ही रिक्शा चलाना सिखाऊंगा। अगले ही दिन आकाश और मंजुला एक कम भीड़ भाड़ वाली सड़क पे आए और आकाश मंजुला को रिक्शा चलाने की ट्रेनिंग देने लगा। धीरे धीरे मंजुला बढ़िया रिक्शा चलाने लगी। दिन हंसी खुशी गुजर रहे थे और अचानक मंजुला पर फिर से पहाड़ टूट पड़ा। एक रोड एक्सीडेंट में आकाश का एक हाथ कट गया। बहू, आकाश तो अब रिक्शा नहीं चला पाएगा। हमारी गृहस्थी कैसे चलेगी अब? आप चिंता मत कीजिए माँ जी, सब ठीक हो जाएगा। सास की बात सुन के मंजुला सोच में पड़ती है। अब मुझे ही कुछ ना कुछ करना होगा। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, नौकरी भी नहीं मिलेगी। तभी मंजुला की सास आकाश का रिक्शा ड्राइवर का यूनिफॉर्म लेके वहाँ आती है। बहू, इस यूनिफॉर्म का अब कोई फायदा नहीं। आकाश इसे देखकर और दुखी होगा। तुम इसे किसी गरीब को दे आओ। यूनिफॉर्म देखते ही मंजुला की आंखों में चमक आती है। जी माँ जी। मंजुला घर के कामकाज निपटा के आकाश का यूनिफॉर्म पहनकर बाहर निकलती है। दिन भर आकाश की रिक्शा चलाती है और शाम को घर लौटती है। आकाश, बहू कहाँ गई है? तुम्हें कुछ पता है? नहीं माँ, वो गई तब शायद मैं नींद में था। और मैं मंदिर गई थी। अब दिन ढलने को है लेकिन बहू का पता नहीं। मुझे चिंता हो रही है। तभी आकाश का यूनिफॉर्म पहने मंजुला वहाँ आती है। चिंता करने की कोई बात नहीं माँ जी। मंजुला को यूनिफॉर्म पहने देख सास और आकाश चकित हो जाते हैं। मंजुला, तुम? और तुम ये यूनिफॉर्म पहन के कहाँ गई थी? बहू, मैंने तो तुम्हें ये यूनिफॉर्म दान करने कहा था ना? हाँ माँ जी, लेकिन ये यूनिफॉर्म इनके लिए बहुत अमूल्य है। मंजुला की बातें सुन के सास और आकाश भावुक हो जाते हैं। माँ जी, ये लीजिए 500 रुपए, मेरी आज की कमाई। अब हमें गृहस्थी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मतलब आज तुमने हमारी रिक्शा चलाई? जी हाँ, और ये मेरी पहली कमाई है। आपकी ट्रेनिंग आज इस कठिन वक्त में हमारे काम आ रही है। मैं बहुत खुश हूँ। मंजुला की समझदारी देख के उसकी सास उसे शाबाशी देती है। बहू, तुम सचमुच में हमारा अभिमान हो। हर घर में तुम्हारी जैसी समझदार बहू होनी चाहिए। हम सचमुच भाग्यवान हैं। कार्तिक ने पिछले साल ही अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी और 6 महीने पहले ही उसे एक अच्छी इंटरनेशनल कंपनी में जॉब मिली थी। सैलरी बहुत बढ़िया थी, लेकिन अब कार्तिक के फिजूल के खर्चे बहुत बढ़ गए थे। कार्तिक, तुम्हें नहीं लगता तुम ये बॉडी स्प्रे बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो? जैसे कि तुम नहाए ही नहीं हो। पापा, घर से ऑफिस पहुंचने तक पसीने से दूसरा स्नान हो जाता है, इसलिए बहुत स्प्रे यूज करना पड़ता है। अच्छा, ठीक है, लेकिन आज शाम वो पोस्ट ऑफिस वाले जोशी आ रहे हैं। एक हाथ सेविंग सर्टिफिकेट ले लेना। पापा, मुझे अभी कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह के बारे में सोचना नहीं है। लेट मी एंजॉय। कार्तिक ऑफिस के लिए निकलता है और दीपक सोच में पड़ते हैं। आजकल के नौजवानों को पैसे की वैल्यू ही नहीं है। शायद वक्त ही इन्हें कुछ सिखाएगा।
कार्तिक अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में बैठा है। सारे दोस्त घर से लाया हुआ टिफिन खा रहे हैं, लेकिन कार्तिक बाहर से खाना ऑर्डर करता है। क्यों भाई कार्तिक, लगता है आजकल चाची के हाथ का खाना तुम्हें पसंद नहीं आ रहा। अरे हाँ, लेकिन रोज उस महंगे वाले होटल से खाना ऑर्डर करोगे तो आधी सैलरी इसी में खत्म हो जाएगी। आखिर हम कमाते किस लिए है? पापी पेट के लिए ही ना। दीपक चाय पी रहा है और देवयानी बहुत सारी हरी मटर छिल रही है। देवयानी, मैंने मेरी लास्ट बैंक एफडी ब्रेक की है। अगले महीने से कार्तिक से थोड़ी मदद लेनी होगी। तभी कार्तिक ऑफिस से खुशी खुशी घर आता है। उसके हाथ में एक बाइक की तस्वीर वाला पर्चा है। लो कार्तिक भी आ गया। बैठो कार्तिक, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। माँ, पहले एक खुशखबर सुनिए। दीपक और देवयानी चौंक जाते हैं। क्या तुम परमानेंट हो गए हो? नहीं पापा, और 6 महीने बाकी है। तो खुशी की बात क्या है? माँ, पापा, मैं अगले महीने ये बाइक ले रहा हूँ। दीपक और देवयानी फिर से चौंक जाते हैं। लेकिन कार्तिक, तुम्हें तो ऑफिस की बस का पिकअप और ड्रॉप है ना? क्या तुम्हारी कंपनी ये सुविधा बंद कर रही है? नहीं, लेकिन कॉलेज के दिनों से मेरा बाइक लेने का ड्रीम था। अब कमा रहा हूँ तो सोचा अपना सपना पूरा कर लूं। तभी कार्तिक की नजर देवयानी के सामने पड़ी ढेर सारी हरी मटर पर जाती है। अरे माँ, इतनी सारी मटर क्यों लाई हो? आजकल तो बाजार में 12 महीने मटर मिलती है। हाँ, लेकिन इस सीजन में बहुत ही सस्ती मिलती है। क्या माँ, आप भी? पापा रिटायर हुए हैं तो क्या हुआ? आपका ये बेटा अच्छा खासा कमाता है ना। छोड़ दीजिए ये मिडिल क्लास थिंकिंग। हाँ, कार्तिक हंसते हंसते अपने रूम में चला जाता है। इस लड़के को बचत करने की आदत कब लगेगी पता नहीं। अगली सुबह जब देवयानी किचन में रोटियां बना रही है, कार्तिक हाथ में एक लगभग खत्म हुई टूथपेस्ट लेके आता है। माँ, नई पेस्ट है क्या? ये खत्म हो गई। देवयानी हंसते हुए कार्तिक से वो खत्म हुई टूथपेस्ट लेती है और उस पर बेलन चलाती है। लो देखो कितनी सारी पेस्ट अंदर बची थी। और 2 दिन चलेगी ये ट्यूब। उफ, माँ आप भी ना। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए हैं और एक दिन कार्तिक बहुत ही बुरे मूड में घर आता है। लो कार्तिक भी आ गया। तुम चाय लोगे ना कार्तिक? कार्तिक बिना कुछ बोले सोफे पे बैठ जाता है। दीपक और देवयानी सोच में पड़ जाते हैं। क्या हुआ बेटा, सब ठीक है ना? पापा, आर्थिक मंदी की वजह से हमारी कंपनी ने कॉस्ट कटिंग की है और कुछ एम्प्लॉयज को ब्रेक दिया है। क्या तुम्हें भी ब्रेक मिला है? दीपक का सवाल सुनते ही कार्तिक रो पड़ता है। दीपक और देवयानी उसे संभालते हैं, लेकिन दोनों चिंतित हो जाते हैं। शांत हो जाओ बेटा, सब ठीक हो जाएगा। जॉब से निकाले जाने के बाद कार्तिक का रूटीन बदल जाता है। नए जॉब के लिए वो कोशिश कर रहा है, लेकिन कहीं पे वैकेंसी नहीं है। घर में बैठे बैठे उसकी उदासी बढ़ रही है। कभी नहीं सोचा था कि ऐसा वक्त आएगा। पापा की जमा पूंजी भी खत्म हो रही है और मैंने तो कभी कुछ सेविंग्स की ही नहीं, उल्टा खर्चे बढ़ा के रखे हैं। बाइक का ईएमआई, मोबाइल का ईएमआई, पता नहीं कैसे निभा पाऊंगा। हॉल में दीपक और देवयानी बातें कर रहे हैं, बड़े अच्छे मूड में है। तुम्हें याद है हमने शादी के बाद पहली फिल्म कौन सी देखी थी? हाँ बिल्कुल, मैं कैसे भूल सकती हूँ। आप मुझे थिएटर में अकेला जो छोड़ के आए थे, भूल ही गए थे कि मैं आपके साथ हूँ। तभी कार्तिक वहां आ जाता है और उनको हंसते खेलते देख अचरज में पड़ जाता है। कार्तिक, आज शाम हम फिल्म देखने का प्लान बना रहे हैं, तुम चलोगे ना? माँ की बात सुन के कार्तिक रोने लगता है। दीपक और देवयानी चकित होते हैं। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रहे हो? पापा, माँ, मुझे पता है आप बहुत तकलीफ में है, लेकिन मुझे बुरा ना लगे इसलिए खुश रहने का दिखावा कर रहे हैं। दिखावा? ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें? घर का इनकम सडनली आधा हुआ है और आप फिर भी इतना खुश कैसे रह सकते हो, जैसे कि सब कुछ नॉर्मल है। कार्तिक की बात सुन के दीपक और देवयानी हंस पड़ते हैं। कार्तिक और उलझन में पड़ता है। आप हंस क्यों रहे हो? क्या मैंने कुछ गलत कहा है? बेटा, तुम जैसा समझ रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। मतलब घर में पैसे कम आ रहे हैं, इस वजह से हम चिंतित हैं। लेकिन खुश रहना सिर्फ आपकी इनकम पर निर्भर नहीं होता। मैं कुछ समझा नहीं पापा। मतलब हमने हमारी मिडिल क्लास वाली आदतें और सोच बदली नहीं है, इसीलिए मेहनत के पैसों से खरीदी हर चीज का मूल्य हम जानते हैं। हाँ, तुम्हें शायद वो हमारी कंजूसी लगती होगी। माँ की बातें सुन के कार्तिक को सारी पुरानी बातें याद आती है। लेकिन जरूरतें पूरी ना हो तो भी हम दुखी होते ही है ना। लेकिन हमने अनचाही जरूरतों को कभी हमारे पास आने ही नहीं दिया। और छोटी छोटी चीजों की सेविंग करना, किसी भी चीज को पूरी तरह से यूटिलाइज करना, अपनी मेहनत की कमाई का समझदारी से विनियोग करना, इन आदतों का फायदा ऐसे कठिन वक्त में होता ही है। दीपक और देवयानी की बातें धीरे धीरे कार्तिक के पल्ले पड़ रही है।
अब समझ में आ रही है आपकी बातें, जो मुझे लेक्चर या फिजूल लगती थी। बेटा, इंसान को किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मितव्ययी यानी पैसे समझदारी से खर्च करने की आदत हमेशा फायदेमंद ही होती है। भले आज आपके घर में पैसा पानी की तरह बह रहा हो, कल किसने देखा है? कार्तिक दीपक और देवयानी की बातों से सहमत होता है। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही है। लेकिन सोच समझ के पैसे उड़ाना इतना भी बुरा नहीं है। अब ज्यादा सोचो मत, ये दिन भी गुजर जाएंगे। सुनिए, अब कार्तिक का भी फिल्म टिकट बुक कीजिए। आज थोड़े पैसे हम भी उड़ाते हैं। बाय विशाल, कल मिलते हैं। हाँ हाँ, बाय रवि, बाय परेश। रवि चल यार निकलते हैं, मुझे मेरी मॉम के लिए गिफ्ट लेना है। क्यों? आंटी का बर्थडे तो मार्च में होता है ना? अरे कल मदर्स डे है ना। ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गया था। तो अपनी माँ से नाराज है ना? रवि और परेश की बात उनके स्पोर्ट्स टीचर विक्रम ने सुनी है। वो दोनों के पास आते हैं। क्यों भाई, कौन किससे नाराज है? कहीं गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड का चक्कर तो नहीं? नो नो सर, ऐसी कोई बात नहीं। वो दरअसल रवि अपने कजिन के घर शिफ्ट हुआ है ना। ओह, एनीथिंग सीरियस? नो सर, बस ऐसे ही। माँ के साथ मेरा झगड़ा हुआ था, बेवजह बहुत खरी खोटी सुनाई उन्होंने मुझे। बस तब से आंटी से ना मिलने की कसम खाई है इसने सर। मैं तो समझा समझा के थक गया। परेश की बात सुनकर विक्रम सोच में पड़ जाता है। बाय द वे रवि, क्या आज मैं तुमसे गुरु दक्षिणा मांग सकता हूँ? हाँ सर, क्यों नहीं? विक्रम पास ही पड़ा एक बड़ा पत्थर उठा के लाते हैं और अपने टॉवेल से उसे रवि के पेट पे कस के बांध देते हैं। परेश और रवि आश्चर्य से एक दूसरे को देखते हैं। सर, ये पत्थर आपने रवि के पेट पर क्यों बांधा है? कल बताता हूँ। रवि, आज की पूरी रात और कल का पूरा दिन तुम इस पत्थर को अपने बॉडी से अलग नहीं करोगे। याद रहे, बस यही मेरी गुरु दक्षिणा है, समझो। विक्रम के जाने के बाद रवि और परेश अपने अपने घर चले जाते हैं। रवि पूरी रात पत्थर को लिए घर में काम करने की कोशिश करता है, सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बहुत मुश्किल होती है। ये कैसी गुरु दक्षिणा मांगी सर ने। बहुत तकलीफ हो रही है, ना ठीक से खाना खा सकता हूँ ना सो पाता हूँ। दूसरे दिन रवि और परेश ग्राउंड पर फुटबॉल की प्रैक्टिस के लिए पहुंच जाते हैं। रवि की हालत देख परेश परेशान हो जाता है। वो रवि को बैठने उठने में मदद करता है। रवि, वो देखो सर आ रहे हैं। बस अब तुम्हें छुट्टी मिल जाएगी। होप सो यार, इस 3 किलो के पत्थर ने हालत खराब कर दी है मेरी। हेलो बॉयज, कैसे हो रवि? बिल्कुल ठीक नहीं सर। क्या अब मैं इस पत्थर को निकाल दूं? नहीं नहीं, अभी मेरी गुरु दक्षिणा पूरी नहीं हुई है। एक काम करो, इस ग्राउंड के 3 राउंड लगाओ। रवि बड़ी कठिनाई से ग्राउंड के चक्कर लगाने लगता है, लेकिन दूसरा राउंड शुरू होते ही चक्कर आके नीचे गिर जाता है। रवि, पानी पी लो। ठीक हो ना अब? यस सर। सर, ये सब आपने किस लिए किया? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? हाँ, अपनी माँ को समझने में तुमने गलती की है। आप कहना क्या चाहते हैं सर? रवि, तुम एक दिन के लिए ये 3 किलो पत्थर के साथ नहीं जी पाए, तो जरा सोचो, हमारी माएं हमें 9 महीने तक अपने पेट में कैसे संभालती है, कितनी परेशानी से गुजरती है। आई एम सॉरी सर। आप सही कह रहे हैं सर, इसीलिए माँ को भगवान का रूप मानते हैं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने परेश। और इस प्रकार अपनी गलती का एहसास होकर रवि अपनी माँ से मिलने घर लौट जाता है। किरण ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की थी, लेकिन वो अपने आप से बहुत नाराज रहता था। उसे ऐसा लगता था कि वो दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान है। उसकी जिंदगी में कुछ भी सही नहीं हो रहा और उससे बस गलतियां ही गलतियां होती रहती है। एक दिन उर्मी ने देखा कि ऐसे ही बेचैनी में आकर किरण बहुत सारी नोटबुक पर कलम घसीटी करके उन्हें खराब कर रहा है। किरण, ये लो और एक नोटबुक। किरण अचरज से उर्मी को देखता है। हाँ, इसे भी खराब करो, शायद तुम्हें तसल्ली मिले। उर्मी की बात सुन के किरण चिढ़ जाता है। ये क्या है दीदी, मैं यहाँ टेंशन में हूँ और आप मजाक कर रही है।
उर्मी किरण के पास जाती है और उसे प्यार से समझाने की कोशिश करती है। किरण, अपनी गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। हाँ दीदी, मैं कोशिश तो करता हूँ, लेकिन बार बार मुझे मेरी पुरानी गलतियाँ याद आती है और फिर मेरा मन उठ जाता है। इट्स ओके, कल अच्छे से इंटरव्यू देना, पिछली गलतियां मत दोहराना। देखना ये जॉब तुम्हें ही मिलेगी। चलो अब सो जाओ, गुड नाइट। किरण ने अपनी जिंदगी में बहुत गलतियां की थी, जैसे गलत दोस्त चुनना, गलत लोगों के बहकावे में आकर खुद का नुकसान कर लेना, गलत करियर चुनना। दूसरे दिन किरण अपनी स्वर्गवासी माता पिता की तस्वीर को प्रणाम करके नए जॉब इंटरव्यू के लिए निकलता है। तभी उर्मी दही शक्कर लेके वहां आती है। किरण, लो दही शक्कर। थैंक यू दीदी। ऑल द बेस्ट, गुड न्यूज लेके घर आना। पता नहीं ये बैड लक मेरा कब साथ छोड़ेगा। लाइफ में सब गलत हो रहा है। काश मैंने पिताजी की बात मान ली होती और कॉमर्स के बजाय इंजीनियरिंग लिया होता, आज मेरा करियर बन जाता। किरण को सोच में खोया देख उर्मी उसके कंधे पे थपथपाती है। क्या हुआ, कहाँ खो गए? दीदी, उस जेलसी राजू की बात मानकर मैंने कॉमर्स लिया और खुद का कितना बड़ा नुकसान कर लिया ना। किरण, गलतियां सबसे होती है, लेकिन उन्हें याद करके तुम आगे की लाइफ खराब मत करो। फोकस ऑन योर फ्यूचर नाउ। गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो, यही सिखाया है ना पापा ने हमें। रात के 8 बजे है, लेकिन किरण अभी तक घर नहीं लौटा, इसलिए उर्मी थोड़ी चिंतित हो गई है। अब तक तो किरण को आ जाना चाहिए था। मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है, पता नहीं इंटरव्यू कैसे हुआ होगा। तभी किरण घर आता है। बड़ी देर कर दी तुमने। चलो हाथ मुंह धो लो, खाना खाते हैं। दीदी, किरण अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और रो पड़ता है। लगता है सिलेक्शन नहीं हुआ है। अरे कोई बात नहीं, दूसरी कंपनी में ट्राई करना। चलो हाथ मुंह धो लो फटाफट। मुझे नहीं खाना। आई एम अ फेलियर, बिगेस्ट फेलियर। मैं दुनिया का सबसे नाकामयाब इंसान हूँ। उर्मी किरण को शांत करती है। शांत हो जाओ किरण, जिंदगी बहुत बड़ी है। आज तुम्हारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? कैसे होता दीदी, मैंने इंटरव्यू दिया ही नहीं। किरण की बात सुन के उर्मी चकित हो जाती है। लेकिन क्यों? तुमने तो अच्छी तैयारी की थी इंटरव्यू की। पता नहीं मुझे क्या हो गया। मेरा नंबर आने ही वाला था और मुझे पसीने छूटने लगे। बहुत नर्वस फील होने लगा, हाथ पांव कांपने लगे और फिर मैं इंटरव्यू दिए बिना ही वहां से निकल पड़ा। ओह, अब तुम ठीक हो या डॉक्टर के पास चले? नहीं दीदी, इसकी कोई जरूरत नहीं। मेरी सारी गलतियां ऐन मौके पे मुझे याद आती है और मेरा हौसला टूट जाता है। मुझे नहीं लगता मैं कभी इससे उबर पाऊंगा। किरण अपने कमरे में चला जाता है और उर्मी सोच में पड़ती है। कैसे इस लड़की को समझाऊं? अगले दिन सुबह किरण उर्मी के कमरे में जाता है। उर्मी अपने डायरी में कुछ लिख रही है। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग किरण, सॉरी आज ब्रेकफास्ट रेडी नहीं है। कोई बात नहीं, लेकिन सुबह सुबह ये तुम क्या लिख रही हो? तुम्हारे स्कूल की तो छुट्टियां चल रही है ना? हाँ, कल रात डायरी लिखना भूल गई थी, सो अभी पूरा कर रही हूँ। किरण ध्यान से देख रहा है कि उर्मी अपनी डायरी में लिखी एक लाइन रबर से मिटा रही है, लेकिन वो ठीक से मिट नहीं रही। दीदी, ये इंक पेन की लिखावट इस रबर से नहीं मिटेगी। ओह, क्या तुम्हारे पास इसे मिटाने वाला रबर है? नहीं दीदी। किरण की ना सुनते ही उर्मी फिर से उन लाइंस को और जोर जोर से घिसने लगती है, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता। दीदी, आपके डायरी का पन्ना गंदा हो रहा है, ये लाइंस नहीं मिटेगी। अरे नहीं, मिटेगी, तुम देखना। उर्मी अब थोड़ा सा पानी उस पन्ने पर डालती है और अपनी उंगली से लाइन को घिस के मिटाने की कोशिश करती है। लाइन तो मिटती नहीं, लेकिन पन्ना खराब हो जाता है। किरण उर्मी की हरकतें अचरज से देख रहा है। उफ, ये लाइंस कितनी जिद्दी है, इतनी कोशिश करने के बावजूद भी नहीं मिट रही। दीदी, आप खामखा परेशान हो रही हो। अब अगर आपने इस पन्ने को और ज्यादा घिसा तो वो फट जाएगा। हाँ पता है, लेकिन मुझे इन अनचाही लाइन से छुटकारा चाहिए। मैं आपको इस अनचाही लाइन से छुटकारा पाने का एक आसान तरीका बताऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। किरण एक पेन से उन अनचाही लाइंस के ऊपर सीधी लाइन खींचता है। बस हो गया। इन लाइंस पर मैंने काट मार दी है, यानी कैंसिल की है। लेकिन लाइंस तो फिर भी दिख रही है। हाँ, क्योंकि इस इंक पेन की लिखावट कभी नहीं मिटेगी, लेकिन पढ़ने वाला समझ जाएगा कि आपको ये लाइंस यहाँ नहीं चाहिए, आपको हटानी है। तुम सही कह रहे हो। आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इतना आसान था और आप बेवजह अपनी एनर्जी और समय बर्बाद कर रही थी। बिल्कुल तुम्हारी तरह। उर्मी की बात सुन के किरण कंफ्यूज हो जाता है। मेरी तरह? मैं तो कभी भी पेन की लिखावट मिटाने की कोशिश नहीं करता।
बस ऐसे ही काट मार के आगे बढ़ता हूँ। हाँ, फिर अपनी पुरानी गलतियों को ऐसे ही काट मार के नई शुरुआत क्यों नहीं करते? उन गलतियों को बार बार याद करके जबरदस्ती मिटाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? अब उर्मी की बात किरण के पल्ले आ जाती है। हाँ दीदी, तुम सही कह रही हो। मैं तुम्हें नसीहत दे रहा था, लेकिन मैं खुद भी वही गलती कर रहा था। आई एम सॉरी। वेरी गुड। चलो अब नाश्ता करके वेस्ट हो गई एनर्जी वापस लाते हैं और अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करते हैं। रचना एक उच्च मध्यम वर्गीय संस्कारों में बड़ी हुई अच्छी लड़की है। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होते ही रचना को बैंक में जॉब मिल जाती है। बैंक घर से 2 घंटे की दूरी पर है और रचना बस या ट्रेन से काम पर जाया करती है। रचना, आज तुम्हें 2 रोटी ज्यादा दी है। शाम को बैंक से निकलते वक्त चाय या कॉफी के साथ खा लेना और भूलना मत। हाँ माँ, थैंक यू। वैसे भी 6 बजे के बाद पेट में चूहे दौड़ने लगते हैं। हाँ हाँ, पता है। बिल्कुल अपने पापा पे गई हो, उन्हें भी भूख बर्दाश्त नहीं होती। रचना के बैंक आने जाने वाले रास्ते पे आज उसे एक जवान गरीब औरत भीख मांगते नजर आती है। औरत की हालत काफी खराब है। बहुत दिनों से जैसे उसने अन्न का एक भी निवाला न खाया हो। रचना का मन पिघल जाता है। कुछ खाने को दो भाई, 5 दिन से कुछ नहीं खाया है। बहन, कुछ पैसे दे दो। दादा, कुछ खाने को दे दो। गरीब पर दया करो। ओह, इस औरत की हालत तो बहुत खराब है। रचना बैंक पहुंचकर अपने काम में जुट जाती है। हमेशा की तरह बैंक का कामकाज चालू है। अब रचना उस गरीब औरत के बारे में भूल चुकी है। जैसे ही शाम के 6 बजते हैं, रचना को बहुत भूख लगती है। रचना डिब्बे में से माँ ने दी हुई एक्स्ट्रा रोटियां निकालती है, लेकिन तभी उसे उस गरीब औरत की याद आती है और वो रोटियां वापस डिब्बे में रख देती है। पता नहीं उस बेचारी औरत को कुछ खाने के लिए मिला भी होगा या नहीं। रचना अब घर लौट रही है, लेकिन उसकी नजर उस गरीब औरत को ढूंढ रही है। जैसे ही वो औरत उसे नजर आती है, रचना अपनी बैग से रोटी के रोल निकाल के उसे दे देती है। बहुत दिनों की भूखी औरत जल्दी जल्दी रचना के दिए हुए रोटी के रोल खत्म कर देती है। उसके चेहरे की मुस्कान देख के रचना खुश हो जाती है। माँ, कल से मुझे 1 रोटी ज्यादा देना। और 1 रोटी? ऑलरेडी तो 2 एक्स्ट्रा रोटी दे रही हूँ बेटा, क्या वो कम पड़ रही है? अरे नहीं माँ, वो आज रास्ते में मुझे एक बहुत गरीब औरत दिखाई दी। भूख से तिलमिला रही थी बेचारी। तो तुमने उसे अपनी एक्स्ट्रा रोटी दे दी? चलो ठीक है, पुण्य मिलेगा। मैं कल से 1 रोटी और दिया करूंगी। अब रोज ये सिलसिला शुरू हो जाता है। रोज माँ रचना को 1 रोटी एक्स्ट्रा दे देती और रचना बैंक जाते वक्त वो उस गरीब औरत को दे देती। औरत को खुश देख रचना को सुकून मिलता। एक दिन रचना के पिताजी टूर से लौटते हैं। क्यों भाई, हमारी बेटी इतनी दुबली कैसे हो गई 8 दिनों में? लगता है माँ तुम्हें ठीक से खाना नहीं खिला रही। पूछ लीजिए ना अपनी लाडली को। क्यों बेटा, माँ तुम्हें ठीक से खाना नहीं खिलाती है क्या? नहीं पापा, माँ तो आजकल एक्स्ट्रा टिफिन दे रही है। तो फिर इतनी दुबली पतली क्यों लग रही हो? और अब पिताजी को रचना के हर रोज के किए जाने वाले अन्नदान के बारे में पता चलता है। वो रचना को अपने पास बिठाते हैं। देखो बेटा, एक आध बार किसी को खाना खिलाना, मदद करना ठीक है, लेकिन क्या पापा? मुझे तो लगा आप मेरी कहानी सुनकर मुझे शाबाशी दोगे। बिल्कुल देता, अगर तुम उस गरीब औरत को रोटी खिलाने के बजाय रोटी कमाना सिखाती। पिताजी की बात सुनकर रचना और उसकी माँ कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन पापा, आप ही तो कहते हो अन्नदान श्रेष्ठ दान है, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हो? वो इसलिए बेटा, क्योंकि किसी गरीब को तुम 1 आध दिन खाना खिला दोगी, लेकिन जब तुम नहीं रहोगी तब। ये क्या अनाप शनाप बोल रहे हैं जी आप? अरे भाग्यवान, मेरी पूरी बात तो सुन लो। रचना बेटा, किसी शारीरिक तौर पे ठीक ठाक इंसान को बिना मेहनत किए फ्री में रोटी खिलाने से अच्छा है कि तुम उसे रोटी कमाना सिखाओ। लेकिन क्यों पिताजी? हम किसी की मदद करें तो हमें भी तो पुण्य मिलता है। क्योंकि उसे मेहनत करने की आदत हो जाए और तुम नहीं भी रहोगी तो भी वो अपना पेट ईमानदारी से भर सके। आई बात समझ में? रचना अपने पिताजी की बात समझ जाती है और दूसरे दिन। माँ, आज से ये बहन हमारे घर झाड़ू पोछा करे और आपका हाथ बटाए तो चलेगा ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। रचना की सोच और समझ देख के उसके माता पिता खुश हो जाते हैं। वो औरत हाथ जोड़ के उन्हें धन्यवाद कहती है। बहुत बढ़िया बेटा, हमें तुम पर नाज है। थैंक यू पापा। अब ये बहन अपनी रोटी खुद कमाएगी।